जब बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे आपको आइडिया मिलेगा कैसे हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे और किस तरह से हमारे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु निम्न में से क्या बाधा बन जाती है। फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू क्यूज हिंड्रेंस। ऑप्शन ए है कि सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का समारोह, सेलिब्रेशन ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी। ऑप्शन बी है उनके सामाजिक समूहों से संबंधित प्रेरणा स्रोतों की अभिस्वीकृति, एक्नोलॉजमेंट ऑफ रोल मॉडल्स फ्रॉम देयर सोशल ग्रुप्स। ऑप्शन सी है कि विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उनमें पदानुक्रमता स्थापित करना, हाईलाइटिंग डिफरेंसेस इन वेरियस प्रैक्टिसेस एंड क्रिएटिंग हायरार्कीज अमोंग देम। और ऑप्शन डी है कि एक साझी राष्ट्रीय अस्मिता मनोगत करना और संबद्धता के भाव को बढ़ावा देना, इनकलकेटिंग अ शेयर्ड नेशनल आइडेंटिटी एंड प्रमोटिंग अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, जो विभिन्न प्रथाएं होती हैं उनमें जो अंतर होते हैं डिफरेंट उनको प्रकाशित करना, साथ ही उनमें जो पदानुक्रमता है वो भी स्थापित करना। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थी। अच्छा, ये वंचित समूह क्या होता है? एक ऐसा समूह जिसको बे सुख सुविधाएं, बे सम्मान या फिर वो जगह ना मिली हो जो उन्हें मिलनी चाहिए, उनसे उन्हें अलग कर दिया हो यानी वंचित कर दिया हो, उस समूह को ही वंचित समूह कहते हैं। उनसे संबंधित जो विद्यार्थी होता है उसके सफल समायोजन के लिए विभिन्न प्रथाओं में अंतर को प्रकाशित करना और उनमें पदानुक्रमता स्थापित करना क्या बन जाती है? उसमें बाधा बन जाती है। ठीक है, बच्चों की विविधताओं का सम्मान करते हुए एक समान अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। आपको पता है जैसे जब बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं, एक जैसे तो होते ही नहीं है, हर व्यक्ति अलग अलग होता है, वैसे ही बच्चे भी अलग होते हैं, उनमें अलग अलग विभिन्नताएं भी होती हैं, तो उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, और जो उनमें विभिन्नता है उसको हम अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में देख सकते हैं और उन्हें भी हम नई नई जो उपलब्ध अवसर है वो भी करा सकते हैं। ठीक है, जबकि सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का समारोह उनके सामाजिक समूह से संबंधित प्रेरणा स्रोतों की अभिस्वीकृति और एक साझी राष्ट्रीय अस्मिता मनोगत करना और संबद्धता को बढ़ावा देने से क्या होते हैं? सहज जो ऑप्शन है वो उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम कठिनाई महसूस करने वालों स्टूडेंट्स में लर्निंग डिफ़िकल्टीज। ऑप्शन ए है कि सभी विद्यार्थी अपनी शैक्षिक विशेषताओं में एक जैसे होते हैं, आर ऑल अलाइक इन एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन बी है कि विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाना चाहिए, शुड बी टॉट इन अ स्पेशल स्कूल। ऑप्शन सी है विद्यार्थी हमेशा क्रियाशील होते हैं, आर ऑलवेज हाइपर क्रिएटिव। और ऑप्शन डी है आर ऑलवेज हाइपर एक्टिव। और ऑप्शन डी है कि विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं, आर लाइकली टू डिफर इन देयर एकेडमिक स्ट्रेंथ एंड चैलेंज। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी के जो विद्यार्थी हैं वो अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में कैसे हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले ऐसे छात्र जो हैं जो लर्निंग करने में क्या फील होती है? डिफ़िकल्टीज फील होती है। ठीक है, ऐसे विद्यार्थी जो होते हैं वो अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में डिफरेंट होते हैं। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि अधिगम में जो कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थी होते हैं वो अपने शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में क्या हो सकते हैं? अलग अलग, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी जो होता है वो अलग अलग गति से सीखता है। सभी विद्यार्थी अपनी शैक्षिक विशेषताओं में भी एक जैसे नहीं होते हैं, बल्कि कैसे होते हैं? डिफरेंट यानी कि अलग अलग होते हैं। उनकी शैक्षिक विशेषताएं मतलब सेम नहीं होती। विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालय में न पढ़ाकर समावेशी शिक्षा के तहत एक साथ सामान्य विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। अगर आप सीडीपी पढ़ते हैं और सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं तो समावेशी शिक्षा तो आपको पता ही होनी चाहिए। देखो, हम आपको हमेशा बताते हैं कि एक ऐसी शिक्षा जिसमें सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे दोनों एक साथ मिलकर शिक्षा को ग्रहण करते हैं, उसे ही समावेशी शिक्षा कहते हैं। मतलब उनमें भेदभाव नहीं किया जाता कि वो ज़्यादा अच्छे हैं पढ़ने में या कम अच्छे हैं पढ़ने में, बहुत इंटेलिजेंट है कम इंटेलिजेंट है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता। जब दोनों को एक साथ शिक्षा दी जाती है तो वही समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है,
तो हमें समावेशी शिक्षा में पढ़ाना चाहिए, ना कि किसी विशिष्ट विद्यालय में पढ़ा दें। विद्यार्थी हमेशा अति क्रियाशील होकर कभी कभी निष्क्रिय श्रोता की भूमिका में भी हो सकते हैं। मतलब ये हो सकता है कि कभी कभी तो वो हाइपर एक्टिव होगा, यानी कि हर काम फटाफट कर डालेगा, जो भी मैम ने काम बताया वो कर दिया उसने। पर कई बार ऐसा भी होता है कि वो हाइपर एक्टिव बच्चे कभी कभी चुप भी रह सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो हर समय मतलब अपनी परफॉर्मेंस गुड ही करती रहे, कभी कभी उनकी परफॉर्मेंस लो भी हो सकती है। ठीक है, तो ये भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु ये महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले आपको इसकी भैया हिंदी देखनी होगी कि ये क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है। हिंदी काफ़ी टफ आती है। कमतर दृष्टि मतलब एक ऐसा बच्चा जिसकी देखने की क्षमता कितनी है, कम है, बहुत ही लो है। तो ऐसे जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए हमें क्या महत्वपूर्ण है, यानी कि ऐसे बच्चे जिन्हें कम दिखाई देता है, जिन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता है, जिन देखने की क्षमता जिनके कम है, उसके सफल समावेशन के लिए क्या महत्वपूर्ण है। फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद लो विजन इट इज इम्पॉर्टेंट टू। ऑप्शन ए कि कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हों, हैव अप्रोप्रिएट असिस्टिव डिवाइस इन द क्लास, यानी कक्षा में वो सारे उपकरण मौजूद हों जो बच्चों के लिए जरूरी हों और जो अच्छे से बच्चे देख सकें। दूसरा है कि इन विद्यार्थियों का पृथक्करण किया जाए, प्रैक्टिस एग्रेशन ऑफ दीज स्टूडेंट्स। गलत। मैंने आपको कितनी बार बताया है कि अगर वो हमें आपस में मिलाना चाहता है तो आप उसे अलग नहीं कर सकते, यानी कि हमसे पॉजिटिव में पूछ रहा है तो निगेटिव में आंसर नहीं दे सकते। कभी बच्चों को सेग्रेशन नहीं करना चाहिए। तीसरा है कि बोर्ड से काफ़ी दूर उनकी सीट स्थिर कर दी जाए, फिक्स देयर सीट फेयर फ्रॉम द बोर्ड, यानी कि बच्चों को पहले से दिखाई नहीं देता है और उसकी सीट जो है वो बोर्ड से काफ़ी दूर कर दे और भी दिखाई ना दे, ये भी नहीं करना चाहिए, भी गलत है। चौथा कह रहा है कि केवल दृश्य प्रस्तुतिकरण द्वारा ही पाठ पढ़ाया जाए, डिलीवर लेसन्स ओनली थ्रू विजुअल प्रेजेंटेशन। वेरी गुड। मतलब एक तो बच्चा है जिसे कम दिखाई देता है, उस पर उसे देखने वाली चीज़ें दिखा दो। अरे भाई, जिसे दिखाई नहीं देता उसे आप सुनने वाली चीज़ें प्रदान करो ना, बोल बोल कर पढ़ाइए ना, तो उसे अच्छे से सुनाई देगा, और जो उसे अच्छे से दिखाई नहीं देता उसे अच्छे से सुनाई देता है। ठीक है, तो अगर उसे दिखाई नहीं देता तो आप प्रस्तुतिकरण कैसे कर सकोगे। सिर्फ मतलब दिखाओ बच्चों को, जो भी उन्हें को पढ़ाना हो बोलो ना, तो बच्चों को तो और भी डिफिकल्टीज फील होगी। तो ये तो बहुत गलत बात है। हमसे यही पूछ रहा है कि ऐसे बच्चे जिन्हें अच्छे से दिखाई ना देता हो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके सफल समावेशन के लिए, उसे अच्छे से पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा हमारा यही है कि कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हो, यानी वो सारी चीज़ें मौजूद हो जिससे हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें। ठीक है, टीचर लर्निंग मटेरियल अच्छे यूज़ करने चाहिए। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि दृष्टि से जूझ रहे विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए महत्वपूर्ण है कि कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हों, यानी कि बच्चों का अच्छे से समावेशन हो, बच्चे अच्छे से सीख सकें, लर्निंग उनकी बेस्ट हो सके। इसके लिए क्या करना चाहिए कि सहायक उपकरण अच्छे मौजूद होने चाहिए। इससे विद्यार्थियों का पृथक्करण ना करके सभी को एक साथ ही एक विद्यालय में पढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए बच्चों को अलग अलग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सभी बच्चों को एक साथ एक ही स्कूल में यानी कि समावेशी शिक्षा देनी उन्हें चाहिए। ठीक है, बोर्ड से अगर काफ़ी नज़दीक बैठाया जाएगा और श्रव्य प्रस्तुतिकरण द्वारा पढ़ाया जाएगा तो ये बच्चों के लिए अच्छा होगा। उसने बोला था कि दूर बैठाओ, दूर नहीं, बोर्ड के पास बैठाओ जिससे बच्चे अच्छे से उसे देख सके। साथ ही दृश्य नहीं बल्कि श्रव्य प्रस्तुतिकरण करो, सुनने वाला प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करो जिससे बच्चा अच्छे से सीख सके। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और उसे अच्छे से आपको इसके आंसर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवधान न्यूनता या कृष्णता विकार ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से जूझ रहे विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से क्या सही है। स्टूडेंट्स हैविंग अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर आर लाइकली टू, यानी कि एक ऐसा बच्चा जो कि ADHD से जूझ रहा है उसके लिए कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा। ADHD की तो फुल फॉर्म याद रखो, कई बार पूछी जा चुकी है कि ADHD की फुल फॉर्म क्या है, तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है। ठीक है, जिसको भी है उसको जूझ रहा है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है कि वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं, हैव परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ इम्पल्सिविटी। ऑप्शन बी है वे काफ़ी देर तक निर्धारित सीट पर बैठ सकते हैं, स्टे इन असाइंड सीट फॉर लॉन्ग पीरियड। गलत है, क्योंकि वे बच्चे जिन्हें ADHD होता है वो क्या करते हैं, वो एक जगह पे काफ़ी देर तक बैठ नहीं सकते हैं। ठीक है, वो मतलब काफ़ी अलग टाइप के होते हैं, वो एक जगह पे बैठ नहीं सकते, देर तक किसी भी चीज़ को पढ़ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो
अलग अलग एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, मतलब इधर बैठे उधर बैठे, इधर गए उधर गए, यानी कि अपने निर्धारित सीट पर वो देर तक बैठ नहीं सकते हैं। तीसरा है, उनमें सभी को सुनने की अति सहनशीलता होती है, हाई पेशेंस लेवल टू लिसन द एवरीवन। बिल्कुल गलत बात है। वो बच्चे जिन्हें ADHD होती है वो किसी को उनके अंदर सहनशीलता तो होती ही नहीं है, बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं। तो मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ही है, यानी ADHD ही है, तो मतलब सुनने की क्षमता कैसे उनके अंदर होगी? बिल्कुल नहीं होती है। जब बच्चे जो होते हैं किसी भी चीज़ को बहुत समय तक नहीं सुन पाते हैं, अगर कोई ज़्यादा देर तक बोलता है, ज़्यादा देर तक होता है, तो उनका पेशेंस लेवल बहुत ही लो होता है, ठीक है। तो वो जल्दी से आवेग में आ जाते हैं, जल्दी से अपनी क्रियाएं करने लगते हैं, तो वो ऐसा नहीं कर पाते। चौथा है कि वे अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से करते हैं, वी वेरी ऑर्गेनाइज्ड विद देयर एक्शंस। ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ADHD वाले कोई भी काम अपना सही से नहीं कर पाते, ठीक है। व्यवस्थित रूप से तो भैया वे कर ही नहीं पाते, क्योंकि वे ADHD से ग्रस्त होते हैं, इसलिए भी अपनी क्रियाओं को सही से नहीं कर पाते हैं। तो हमसे पूछा था कि क्या सही है ADHD के बारे में, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा कि वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप को दर्शाते हैं, ठीक है। वो जल्दी से जल्दी क्या करते रहते हैं, अपने आवेगशीलता के स्वरूप को दर्शाते रहते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चा बहुत ही ज़्यादा गंभीर होता है, इसके लिए बच्चों को दिखाना चाहिए। हमारी एक्सप्लेनेशन इसकी कह रही है जी, जिन्हें ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी अवधान न्यूनता तीक्ष्णता विकास होता है, उस बच्चे से जो विद्यार्थी जूझ रहा होता है वो आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप को क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है। ADHD ये अक्सर बचपन में शुरू होता है, लंबे समय तक जारी रहता है। हमने मोस्टली देखा होगा कि जो ADHD होगा वो बच्चों को कैसे शुरू हो जाता है, बचपन में ही शुरू हो जाता है और काफ़ी लंबे समय तक रहता है, जब उसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इससे बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, देखो उसके अंदर जो आत्मविश्वास है, ठीक है, उसकी बहुत ही कमी हो जाती है और उसको खुद पर कोई भी ज़्यादा विश्वास नहीं रहता, वो बिल्कुल भी अलग सा हो जाता है बच्चा। वो छोटी छोटी बातों में कहता है मैं कर नहीं पाऊँगा, मुझसे हो नहीं पाएगा, मतलब उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है। रिश्तों में परेशानी, मतलब किसी भी रिश्ते को सही से समझ ही नहीं पाता, जैसे नॉर्मल बच्चे करते हैं, माँ बाप भाई बहन दादा, मतलब किसी के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाता है। या फिर स्कूल में या काम करने में परेशानी, बिल्कुल सही, स्कूल में भी से कोई प्रॉब्लम होती है, दोस्त नहीं बना पाता है, उन्हें अच्छे से बर्ताव नहीं कर पाता है उनके साथ, और काम करने में भी डिफ़िकल्टीज फील होती है, साथ ही ध्यान लगाने में भी कठिनाई होती है। किसी भी चीज़ को वो देर तक समझ नहीं पाता है, सोच नहीं पाता है, वो ध्यान नहीं लगा पाता है और जल्दबाजी में काम करने की भी परेशानी हो सकती है, सही काम को जल्दी करता चला जाएगा, ठीक है। अगर विद्यार्थी में ADHD होने की पुष्टि होती है तो उनके उपचार भी किए जा सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको पता चल जाएगा कि हमारे बच्चे को ADHD है तो आप क्या कर सकते हैं, उसका उपचार करा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पता चल गया आपके विद्यार्थी के अंदर है तो आप उसका भी उपचार करा सकते हो, उसके उनके पेरेंट्स को बता सकते हैं, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। दवाएँ मस्तिष्क की ध्यान देने, धीमी गति से कार्य करने, व्यवहार चिकित्सा, अभिभावक कोचिंग, स्कूल का समर्थन, इन सब के द्वारा ADHD से ग्रसित विद्यार्थी की मदद की जा सकती है। बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि जिसे भी ADHD है उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। दवाएं, चलो हाँ दवाएं तो दे ही सकते हैं, साथ ही साथ क्या कर सकते हैं कि मस्तिष्क की ध्यान दे सकते हैं, धीमी गति से अगर वो कार्य कर रहा है उसके व्यवहार में कि कैसे क्या हो रहा है, अभिभावक को उसे कोचिंग दिला सकते हैं, स्कूल का अगर उसे समर्थन प्राप्त है तो वो अच्छे से कर सकता है, ठीक है, उसमें हेल्प मिल सकती है, उसका ADHD ठीक हो सकता है। वही अगर आप उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो उसमें बढ़ावा भी मिल जाता है, तो कभी इसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने की एक प्रभावी रणनीति है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज लाइकली टू बी इफेक्टिव इन कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट विद गिफ्टेडनेस। ऑप्शन ए है कि जानकारी को समझने है तो अतिरिक्त समय देना, गिविंग एडिशनल टाइम टू कम्प्रिहेंड इंफॉर्मेशन। ऑप्शन बी है कि बहुत आसान और सवाल पूछना, असाइनिंग सिंपल एंड इजी क्वेश्चंस। ऑप्शन सी है सब चयनित उच्चक्रम चिंतन कार्य सौंपना, गिविंग चॉइस ऑफ सेल्फ इनिटेड हायर ऑर्डर थिंकिंग टास्क। ऑप्शन डी है उनसे सफलता की निम्न उम्मीद रखना, कीपिंग नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ सक्सेस फ्रॉम देम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि सब चयनित उच्चक्रम चिंतन कार्य को सौंपना, ठीक है। एक ऐसा बच्चा जो कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने की प्रभावी रणनीति है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली विद्यार्थी है तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि सब चयनित उच्चक्रम चिंतन कार्य से सौंप सकते हैं, यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो ऐसे काम को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है
कि स्वचयनित उच्चक्रम चिंतन कार्य सौंपना प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने की एक प्रभावी रणनीति होती है। साथ ही प्रतिभाशाली बालक वे बालक होता है जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बार पूछा गया था सीटेट के एग्जाम में कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 100 से ऊपर। ऑप्शन बी में था 120 से ऊपर, ऑप्शन सी में था 140, ऑप्शन डी में था 150 से ऊपर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 140 से ऊपर। वे सारे बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं जिनकी बुद्धि 140 से ऊपर होती है, इसे याद रखना। वही प्रतिभाशाली बालक होते क्या है, वे बालक जो अपनी आयु के बालकों की क्षमता और योग्यता से अधिक क्षमता और योग्यता रखते हैं तो वो प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जिनकी बुद्धि लब्धि उच्च श्रेणी की होती है। यानी कि हम नॉर्मल में कह सकते हैं कि ऐसे बच्चे जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से हाई होती है उन्हें प्रतिभाशाली कहते हैं। उनकी योग्यता और क्षमता सामान्य बालकों से अधिक होती है, उनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है। जैसे आपने देखा भी होगा कि आपके क्लासरूम में कई सारे बच्चे होंगे, उसमें से एक दो बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ही हाई सोचते होंगे, उन्हें क्लास का मॉनिटर बनाया जाता होगा कि वो अब काम ही अलग अलग करते होंगे। मैम के बोलने से पहले उनके आंसर दे देते होंगे और मैम जो भी कहते होंगे फटाफट कर देते होंगे, मतलब बहुत ही अच्छे से सारे का वर्क करते होंगे। ठीक है, वो स्पेशल बच्चे मतलब वो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, बाकी बच्चे तो नॉर्मल ही होते थे। ठीक है, तो हर क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए टू गेन नॉन इनेट लर्निंग सच एज प्लेइंग अ फ्लूट, प्लेइंग चेस। शतरंज खेलना सीखने के लिए टू गेन नॉन इनेट लर्निंग सच एज प्लेइंग अ फ्लूट, प्लेइंग चेस। यानी कि गैर जन्मजात अधिगम, ऐसा अधिगम ऐसे लर्निंग जो हमें बचपन से ना मिली हो, यानी कि जब हमने जन्म लिया था तो माँ के पेट से हमने ग्रहण ना किया हो जबकि बाहर आकर ग्रहण की हो। ठीक है, उसे हम गैर जन्मजात अधिगम कहते हैं। वे अधिगम जो हमारे बचपन से हमारे साथ नहीं होती है, जन्म के बाद हम खेलते हैं या जन्म के बाद जिसे हम सीखते हैं उसे गैर जन्मजात अधिगम कहते हैं। जैसे कि बांसुरी बजाना है, शतरंज खेलना है, तो ये तो जन्म के बाद ही सीखेगा ना बच्चा, तो इसे हम गैर जन्मजात अधिगम कहते हैं। इसे सीखने के लिए ऑप्शन ए है कि किसी तरह के बाहरी निर्देशन और आंतरिक प्रेरणा की जरूरत है। सम फॉर्म ऑफ एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशंस आर रिक्वायर्ड। ऑप्शन बी है किसी भी तरह के बाहरी निर्देशन या प्रेरणा की जरूरत नहीं होती है। एनी काइंड ऑफ एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस और मोटिवेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। ऑप्शन सी है कि बाहरी निर्देशन की ज़रूरत होती है लेकिन किसी तरह के प्रेरणा की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस इज रिक्वायर्ड बट एनी काइंड ऑफ मोटिवेशन इज नॉट नीडेड। ऑप्शन बी है किसी भी स्रोत से बाहरी निर्देशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम एनी सोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। यानी कि किसी तरह के बाहरी निर्देशन और आंतरिक प्रेरणा की ज़रूरत है। तो गैर जन्मजात अधिगम होता है जैसे कि बांसुरी बजाना है, शतरंज खेलना है, क्रिकेट खेलना है, कोई भी गेम्स हो गए, तो उसे सीखना क्या होता है कि किसी तरह के बाहरी निर्देशन की और आंतरिक प्रेरणा की हमें ज़रूरत होती है। मतलब बाहर से अगर कोई हमसे बोलता है, सीखने के लिए कहता है या फिर हमें ज़रूरत पड़ती है या फिर हमें इनर मोटिवेशन आता है कि मुझे भी शतरंज खेलना आना चाहिए, मुझे भी बांसुरी बजाना बहुत पसंद है, मुझे भी सीखना चाहिए, तब बच्चा सीखता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें बाहरी निर्देशन और आंतरिक प्रेरणा की ज़रूरत होती है। हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि जो गैर जन्मजात अधिगम होता है जैसे कि बांसुरी बजाना हो गया, शतरंज खेलना हो गया, इसको सीखने के लिए किसी तरह के बाहरी निर्देशन और जो आंतरिक प्रेरणा है उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, वहीं जो गैर जन्मजात अधिगम होता है उसको सीखने के लिए व्यक्ति को बाहरी आंतरिक दोनों प्रकार की प्रेरणा की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है, अगर हम कुछ भी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इनर और आउटर यानी कि बाहरी और आंतरिक दोनों प्रेरणा की ज़रूरत होगी, तभी हम उसे अच्छे से सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं। हाउ डू स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट। ऑप्शन ए है कि केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा, थ्रू टेक्स्ट बुक्स ओनली। यानी कि विद्यार्थी बहुत अच्छे से सीखना चाहता है किसी भी चीज़ तो सबसे अच्छे तरीके से कैसे सीखेगा, सिर्फ पाठ्य पुस्तक से सीख लेगा, गलत हो जाएगा। एक तो केवल लग गया है तो सिर्फ पाठ्य पुस्तक से तो सीखेगा नहीं। ऑप्शन बी है केवल अध्यापक द्वारा कहे शब्दों को दोहराकर, बाय रिपीटिंग वर्ड्स ऑफ द टीचर्स ओनली। यानी कि जो टीचर ने कहा हमने वो दोहरा दिया हम सीख गए, बिल्कुल गलत बात है, केवल नहीं होगा। तीसरा है कि अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता के द्वारा, बाय इंटरेक्टिंग विद देयर सराउंडिंग।
बहुत अच्छा हमें ऑप्शन मिल गया, पर चौथा भी देख लेते हैं। चौथा कह रहा है निष्क्रिय नकल द्वारा, थ्रो पैसिव इमिटेशन, बहुत ही बकवास है। नकल के द्वारा हम सीख लेंगे, बताइए आप नकल करके कभी कुछ जीवन में सीख सकते हैं? बिल्कुल भी गलत बात है। ना तो हम सिर्फ पाठ्य पुस्तक से सीखेंगे, ना तो सिर्फ टीचर से, ना तो सिर्फ नकल से, तो ये सब बकवास है। इसका आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा कि हम अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता के द्वारा उनसे वार्तालाप करके, उनके सराउंडिंग में हमारे जो भी लोग रह रहे हैं उनसे अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका यही होता है सीखने का, अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता के द्वारा। हमारे एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि विद्यार्थी सबसे अच्छे तरीके से सब सीखता है जो अपने आस पड़ोस से वो पारस्परिकता के द्वारा सीखेगा। परिवार हो गया, आस पड़ोस हो गई, क्रीड़ा समूह हो गए, ये सब समाजीकरण की कैसी संस्थाएं होती हैं? प्राथमिक, यानी कि पहली संस्थाएं होती है। अब आपसे एग्जाम में पूछा भी गया था कि समाजीकरण की कौन सी संस्थाएं पहली होती है, कितनी होती है और कौन कौन सी होती हैं, और द्वितीय कौन सी होती हैं। तो आप ध्यान रखना कि समाजीकरण की दो अवस्थाएं होती है, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक संस्थाओं में हमारा परिवार आता है यानी फैमिली, आस पड़ोस आते हैं यानी नेबरहुड, क्रीड़ा समूह आता है, और ये सब होती है प्रथम। ठीक है, जहाँ एक विद्यार्थी बेहतर तरीके से पारस्परिकता के द्वारा सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबल रूप से देश शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के देश में सहायक है। पेडागोजिक्स विच आर डोमिनेंटली डैश एल टू डैश ऑफ नॉलेज। ऑप्शन ए है बाल केंद्रित सृजन, चाइल्ड सेंट्रिक कंस्ट्रक्शंस। ऑप्शन बी है अध्यापक केंद्रित सृजन, टीचर सेंट्रिक कंस्ट्रक्शन। ऑप्शन सी है बाल केंद्रित केवल पुनरुत्पादन, चाइल्ड सेंट्रिक में रिप्रोडक्शन। और चौथा कह रहा है कि अध्यापक केंद्रित भजन यानी कि टीचर सेंट्रिक डिस्ट्रक्शन। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए बाल केंद्रित सृजन। ठीक है, प्रबल रूप से बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के सृजन में सहायक होता है। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि प्रबल रूप से बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के सृजन में क्या होता है? सहायक। बालक की जो इंटरेस्ट यानी रुचियाँ होती हैं, प्रवृत्तियाँ होती हैं, योग्यताएं होती हैं, क्षमताएं होती हैं, सबको ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। यानी कि हर बालक के अंदर अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, प्रवृत्तियाँ, योग्यताएं मतलब कैपेसिटी, एबिलिटीज़ होती हैं, तो इन सबको ध्यान में रखकर ही शिक्षा प्रदान की जाती है, और वो शिक्षा ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। ये बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देता है, जिससे बच्चे ज्ञान का सृजन सहज रूप से करते हैं। और ये करता क्या है कि बच्चों की जो अभिव्यक्ति होती है, उनकी सक्रिय भागीदारी होती है, उनको महत्व देता है, जिससे बच्चे क्या कर सके? सृजन सहज रूप से कर सके ज्ञान का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम की प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप बिकम्स अ बैरियर टू स्टूडेंट एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस। ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों के जीवन से आधारित कार्य देना, असाइनमेंट रिलेटेड टू स्टूडेंट्स लाइफ। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों की रुचि आधारित कार्य देना, असाइनमेंट बेस्ड ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट। ऑप्शन सी है ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो, असाइनमेंट्स दैट आर टू इजी फॉर स्टूडेंट्स। और ऑप्शन डी है कि ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के विचारों के महत्व दें, यानी असाइनमेंट्स गिविंग वैल्यू टू स्टूडेंट्स ओपिनियन। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी कि ऐसे कार्य दे देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो। देखो हमसे इसमें ये पूछ रहा था कि विद्यार्थियों की अधिगम की प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है, यानी इसमें से कौन सा है जो बाधक बनेगा बच्चों के लर्निंग में। वही अगर बच्चों को बहुत ईजी क्वेश्चंस देंगे तो बाधा ही बन जाएगी ना। हमें बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस देने चाहिए जो ईजी भी हों और हार्ड भी हों। हमारे एक्सप्लेनेशंस भी कह रहे हैं कि ऐसे कार्य दे देना जो कि विद्यार्थियों के लिए कैसे हों, बहुत इजी हों, तो वो क्या कहते हैं उसकी अधिगम की प्रक्रिया में बाधा बन जाते हैं। ठीक है, हम इतने इजी कार्य नहीं देने चाहेंगे, जबकि विद्यार्थियों की रुचि आधारित कार्य देंगे और ऐसे कार्य देंगे जो विद्यार्थियों के विचारों को महत्व देंगे, तो ऐसे उसकी अधिगम की प्रक्रिया में क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे कार्य देने चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए? व्हाट शुड द लर्निंग बी लाइक? ऑप्शन ए है अर्थपूर्ण और संदर्भित, मीनिंगफुल एंड कॉन्टेक्चुअलाइज्ड। ऑप्शन बी है असंदर्भित और अर्थहीन, डिकॉन्टेक्चुअलाइज्ड एंड मीनिंगलेस। तो मीनिंगलेस तो होता नहीं है। तीसरा है अर्थपूर्ण और असंदर्भित, मीनिंगफुल एंड डिकॉन्टेक्चुअलाइज्ड। और ऑप्शन डी है संदर्भित और अर्थहीन, यानी कि
कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड एंड मीनिंगलेस, तो मीनिंगलेस नहीं होगा, दोनों से हटा दो। अर्थपूर्ण और संदर्भित होना चाहिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, असंदर्भित का कोई मतलब नहीं है, संदर्भित होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारे एक्सप्लेनेशन क्या है कि अधिगम यानी कि लर्निंग अर्थपूर्ण होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए और संदर्भित। ठीक है, क्योंकि अधिगम सबसे ज़्यादा प्रभावशाली तब होगा जब अधिगम अर्थपूर्ण और संदर्भित होगा। यानी जब अधिगम ही अर्थपूर्ण नहीं होगा, अर्थहीन होगा, तो उसका महत्व ही क्या है। ठीक है, तो प्रभावशाली कैसे हो पाएगा, क्योंकि अर्थपूर्ण और संदर्भित अधिगम में बच्चों को एक सकारात्मक माहौल मिलता है। बिल्कुल सही बात है, अगर बच्चों को एनवायरनमेंट ही पॉजिटिव नहीं मिलेगा तो कभी अच्छे से सीख नहीं पाएगा। इसीलिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट जरूरी होता है, जिससे बच्चे जो होते हैं वो बेहतर ढंग से और सहज रूप से सीख सकें। इससे अधिगम के द्वारा बच्चे कैसे सीख पाएंगे, सक्रिय होकर सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि while the process of problem solving involves a lot of back and forth, it typically the first step in the process of problem solving process is, यानी कि हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेरबदल करते हैं, फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण डेस होता है। ऑप्शन ए है कि उपयुक्त हल ढूंढना, फाइंडिंग अप्रोप्रिएट सोल्यूशन। ऑप्शन बी है समस्या का प्रस्तुतिकरण, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम। ऑप्शन सी है समस्या की पहचान, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। ऑप्शन डी अपनाए गए समाधान का मूल्यांकन, इवेल्युएटिंग द सोल्यूशन इम्प्लीमेंटेड। तो ये पूछ रहा है कि सबसे पहला चरण कौन सा है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समस्या की पहचान, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। ठीक है, चरणों में फेरबदल तो कर सकते हैं, फिर भी एक चरण ऐसा होता है जिसमें फेरबदल नहीं कर सकते, और इसका पहला चरण होता है समस्या की पहचान करना, क्योंकि जब हम समस्या की पहचान कर लेंगे तभी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। हमारा एक्सप्लेनेशंस भी कह रहा है कि हालांकि समस्या समाधान की प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों में फेरबदल कर लेते हैं, फिर भी औसतन रूप से जो समस्या समाधान की प्रक्रिया है उसका पहला चरण समस्या की पहचान करना ही होता है। यानी सबसे पहले हमें समस्या को पहचानना होता है, उसके बाद ही हम अगला स्टेप कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि समस्या समाधान विधि के सोपान या चरण कई सारे हैं, जैसे कि समस्या की पहचान करना और उनका चयन कर लेना, जैसे कि समस्या से संबंधित जो तथ्य उनको एकत्रीकरण करना और उसकी व्यवस्था करना, साथ ही समस्या का जो महत्व है उसको भी स्पष्ट करना, तथ्यों की जांच और संभावित हलों का निर्माण करना, निर्णय करना, सामान्यीकरण और निष्कर्ष निकालना, और निष्कर्षों का मूल्यांकन और समस्या का जो लेखा जोखा है वो भी बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि even before entering formal education, children develop fairly rich understanding of their surrounding, including the objects and events they encounter in their एवरीडे लाइफ। अ टीचर शुड, यानी कि औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पहले ही बच्चे अपने आस पड़ोस के बारे में, जैसे कि उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जिससे कि वे समागम करते हैं और संपन्न समझ विकसित कर लेते हैं। साथ ही एक अध्यापक को उनकी इस तरह की समझ को क्या करना चाहिए, ऑप्शन ए है कि पूरी तरह से नकार देना चाहिए, इग्नोर देयर अंडरस्टैंडिंग कम्प्लीटली। गलत है, मतलब ये है कि जो बच्चे हैं वो अपनी कुछ समस्याओं के बारे में पहले ही जान लेते हैं, कुछ घटनाओं के बारे में पहले ही समागम कर लेते हैं और उसके बारे में जो समझ है वो भी अच्छी खासी विकसित कर लेते हैं। तो इस तरह से उसके अध्यापक को उसकी समझ को नकारना तो चाहिए नहीं भैया, नकारेंगे तो कैसे काम चलेगा। मानकीकृत पाठ्यक्रम से बदल देने का प्रयास करना चाहिए, अटेम्प्ट टू रिप्लेस इट विद स्टैंडर्ड स्कूल करिकुलम। तीसरा है कि उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए, गिव इम्पोर्टेंस टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडवांसिंग देयर नॉलेज। और चौथा कह रहा है कि अधिगम के लिए दोषपूर्ण और महत्वहीन मानना चाहिए, कंसीडर दिस अंडरस्टैंडिंग फ्यूलिटी एंड इरिलीवेंट फॉर लर्निंग। ये भी गलत है, इरिलीवेंट मान नहीं सकते हैं, तो सही आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा कि उनके ज्ञान को हमें आगे बढ़ाने के लिए यानी कि अग्रसर करने के लिए कैसा समझना चाहिए, महत्वपूर्ण समझना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। बच्चों का ज्ञान काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है तो उसे नकारना नहीं चाहिए। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पहले जो बच्चे होते हैं वो अपने आस पड़ोस के बारे में, जैसे कि वे वस्तुएं और घटनाएं हैं उनके बारे में क्या कर लेते हैं, समागम, एक संपन्न समझ विकसित कर लेते हैं। इसलिए अध्यापक को उनकी इस तरह की समझ को, उनके ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए। औपचारिक शिक्षा क्या होती है, अच्छा औपचारिक शिक्षा जो होती है वो प्राप्त करने का स्रोत जो होता है वो विद्यालय होता है, स्कूल होता है और टीचर्स होते हैं।
इसकी एक निश्चित सीमा भी होती है, यानी कि एक निश्चित लिमिटेड टाइम होता है, और जो अनौपचारिक शिक्षा होती है उसे प्राप्त करने का स्रोत फैमिली और समाज होता है। उसकी कोई भी निश्चित सीमा नहीं होती, यानी कि बेसिक शिक्षा जो हम लिमिटेड टाइम में और स्पेशल जगह पे जाकर ग्रहण करते हैं वो औपचारिक शिक्षा कहलाती है, जबकि जिसका कोई टाइम ही नहीं होता है और कहीं भी ग्रहण की जा सकती है, यानी कि फैमिली और समाज के द्वारा, उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट हमारा असर्शन है और रीज़न है। असर्शन है कि स्कूल्स शुड इग्नोर द इमोशनल साइड ऑफ लर्निंग। रीज़न है कि इमोशंस एंड कॉग्निशंस आर नॉट रिलेटेड, यानी कि विद्यालयों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए। और हमारा तर्क है कि जो संवेग और संज्ञान है वे एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो हमें चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि और दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। दूसरा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि और दोनों सही तो हैं लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए तो सही है लेकिन आर गलत। और चौथा कह रहा है कि बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी और दोनों गलत हैं। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन डी कि बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी कि आर दोनों के दोनों ऑप्शन जो थे वो हमारे गलत थे। हमारे एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि ए और आर दोनों गलत थे, क्योंकि अभिकथन ये था कि विद्यालय को अधिगम के संवेगात्मक जो पहलू होते हैं उनको देखा करना चाहिए, मतलब उन्हें जो करना इग्नोर कर देना चाहिए। तो गलत है ना कि विद्यालय को अधिगम के किसी भी पहलू को सहज रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए, उसे देखा नहीं करना चाहिए। तर्क था कि संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि जो हमारे संवेग हैं और जो संज्ञान है एक दूसरे से कैसे होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक, यानी कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एजुकेशन शुड एम एट मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स फॉर डैश, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को डैश के लिए प्रेरित करना होता है। ऑप्शन ए है प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन, ऑप्शन बी है कंठस्थ स्मरण रोड मेमोराइजेशन, स्वतंत्र चिंतन इंडिपेंडेंट थिंकिंग, ऑप्शन डी है निष्क्रिय ज्ञान पुनरुत्पादन पैसिव नॉलेज रिप्रोडक्शन। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी स्वतंत्र चिंतन इंडिपेंडेंट थिंकिंग। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतन के लिए क्या करना होता है, प्रेरित। एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि हमारे एक्सप्लेनेशंस कह रही है कि शिक्षा का उद्देश्य जो विद्यार्थी होते हैं उनको स्वतंत्र चिंतन के लिए क्या करना होता है, प्रेरित। ठीक है, विद्यार्थी अच्छे से सोच समझ सके, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट होकर थिंकिंग कर सके, इसके लिए प्रेरित करना होता है। साथ ही शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा की बजाय उनमें सहयोग की भावना विकसित करना, कंठस्थ स्मरण के बजाय समालोचनात्मक चिंतन क्रिया पर बल देना, यानी कि लोगों में सहयोग की भावना विकसित हो, आपस में प्रेम से वो लोग रह सकें, उन्हें मेमोराइजेशन ना करनी पड़े रोट, वो कैसे करें, समालोचनात्मक चिंतन की प्रक्रिया पर बल दें, निष्क्रिय ज्ञान ना बने, उनका सक्रिय ज्ञान हो। ठीक है, इन सब के लिए प्रेरित करना चाहिए। चिंतन जो होता है वो ऐसी एक मानसिक प्रक्रिया होती है जो कि जितने भी प्राणी हो उन सभी में होती है। ठीक है, इससे वातावरण से मिलने वाली सूचनाएं होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, उसको मानसिक जोड़ तोड़ या फिर किसी समस्या व समाधान के बीच के माध्यम की प्रक्रिया के रूप में कैसे देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, जो सही अनुक्रिया का चुनाव करने में भी हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ कैन लर्निंग बी फैसिलिटेटेड, यानी अधिगम को कैसे सुसाधित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है कि योग्यता के सत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, प्रोमोटिंग इंटाइटी व्यू ऑफ एबिलिटी। ऑप्शन बी है कार्य के उद्देश्यों को विद्यार्थियों से साझा ना कर, नॉट शेयरिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टास्क विद लर्नर्स। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स। ऑप्शन डी है कि चिंतन प्रतिवर्तन के मौके प्रदान करके, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर रिफ्लेक्शंस। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी ही। अधिगम को सुसाधित किस प्रकार कर सकते हैं, तो चिंतन प्रतिवर्तन के मौके प्रदान करके कर सकते हैं। ठीक है, हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि अधिगम यानी कि लर्निंग को चिंतन प्रतिवर्तन के मौके प्रदान करके हम कैसे कर सकते हैं, सुसाधित कर सकते हैं, और ये 10 जनवरी को पूछा गया था।
जो चिंतनशील सोच होती है वो आलोचनात्मक सोच का क्या होती है, एक रूप होती है जो कि अनुभव और निर्णय लेने की क्षमता को क्या करती है, दर्शाती है। जॉन डेवी की लोकप्रिय पुस्तक है कि हाउ वी थिंक, इसमें चर्चा भी की गई है कि अवधारणा, संकल्पनाएं और निर्णय को परिवर्तित करने वाली क्या होती है, संक्रिया, जो कि विशेष रूप से विभिन्न समस्याओं के समाधान से जुड़ी हुई होती है। इसलिए चिंतन परिवर्तन के लिए छात्र को अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो भी उपलब्ध करवाना चाहती हैं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, यदि हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इससे हमको आइडिया मिलेगा कि सीटेट के प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।